Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Viewers, in previous lecture, we were describing, we described poem The Deserted Village, lines from The Deserted Village, written by Oliver Goldsmith. We have explained or we learned the explanations of 6 lines or 3 verses. Okay, 6 lines तक हमने इसे समझा था. Today, inshallah, we'll start from line number 7 to line number 12. आज हम 7 से लेकर लाइन नंबर 12 तक एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करेंगे. इसमें पोएम 4 है, पेज नंबर 14 है, सिन बोर्ड की है बुक, ठीक है, उसका पेज नंबर 14, लेक्चर नंबर 4. आज इसका हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे. नाउ कंटिन्यू. इट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस से रिलेटेड है. इसे पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. ओके ना, आज यहां से है ये लाइन नंबर 7, L7 मतलब लाइन नंबर 7. क्या कहता है? हाउ ऑफन हैव आई loitered over thy green. ये जो है ना वर्ड, ये ओवर लिखा, OVER, एपोस्ट्रोफी जो है इसने यहाँ एक लेटर को क्या किया हुआ है? हिडन किया हुआ है. ठीक है, ओके. कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है टू मेक अ प्रॉपर साउंड. अब इसे जब पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? हाउ ऑफन हैव आई लॉइटर ओवर दाई ग्रीन, over the green, over the green. ओके, अब देखिए इसने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी कंट्रैक्शंस का भी यूज किया है. क्या कहता है? हाउ ऑफन, ये एक फ्रेज होती है, ये एक फ्रेज इस्तेमाल की जाती है. न जाने कितनी मर्तबा, हाउ ऑफन हैव आई लॉइटर्ड, ना जाने कितनी मर्तबा. इसमें लफ्ज ना जाने का नहीं है, यहाँ लफ्जी मतलब देखिए अगर है तो एक हाउ ऑफन, कैसे, कितनी मर्तबा नहीं. यहाँ ना जाने कितनी मर्तबा. हाउ ऑफन हैव आई लॉइटर्ड. लॉइटर्ड जो है इसके मीनिंग जो होते हैं, इसके मीनिंग WAL के वॉक के होते हैं. सेकेंड फॉर्म में तो वॉक हो जाएगी. लॉइटर्ड मीन्स वॉक. लॉइट, एक्चुअली लॉइट के जो मीनिंग होते हैं दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, इसमें लॉइटर्ड लिया जाता है मीनिंग. ठीक है, लॉइटर. तो कहता हाउ ऑफन हैव आई लॉइटर्ड ओवर दाई ग्रीन. अब देखिए हैव आई लॉइटर्ड क्वेश्चन नहीं है भाई ये. ठीक है, हाउ ऑफन हैव आई लॉइटर्ड, न जाने कितनी मर्तबा, ऐसा कितने साल गुजरे हैं, न जाने इसमें कितना वक्त, हाउ मेनी टाइम्स, इट इज अनकाउंटेबल, वो काउंट नहीं कर सकता. न जाने कितने वक्त गुजर गया कि हम खेले हैं तेरे सब्ज़ाज़ार पर. वॉक्ड ओवर मीन्स लॉइटर्ड ओवर ग्रीनरी, मिडोज, सब्ज़ाज़ार, दरख्तों पर चढ़े, तेरी ग्रीनरी पर खेले, भागे, दौड़े. ये अपने उस एक्टिविटी को याद कर रहा है. मीन्स वी प्लेड, ओके, over its dye green. Dye green means your. Dye, it means dye जो है ये ओल्डेस्ट इंग्लिश में योर को कहते थे. योर ग्रीन, यहाँ इसकी मीनिंग है YOUR, योर. एक्चुअली होता क्या है? दाओ, दाय, दी. दाओ माने यू, दाय माने तेरा, दी माने तुझे. ठीक है, इसे जैसे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कैसे होता है ऐसे ही. तो क्या कहते हैं? न जाने कितनी मर्तबा हम तेरे सब्ज़ाज़ार पर खेले हैं, कितना हमने यहाँ पर वक्त गुजारा है, बेशबहा वक्त हमने यहाँ पर गुजारा. इस चीज को ये कह रहा है दाई ग्रीन. ग्रीन हियर मींस रेफर, यहाँ पर सब्ज़ाज़ार है, घास है, ग्रीनरी है, खेत है, उसको कह रहा है. नेक्स्ट, वेयर हम्बल हैप्पीनेस एंड्यूर्ड ईच सीन. वेयर प्लेस को शो कर रहा है, रेफर्स टू दी विलेज अर्बन. ओके, वेयर हम्बल हैप्पीनेस, एक तो वर्ड हम्बल, दूसरा हैप्पीनेस. हम्बल हैप्पीनेस, हम्बल के लफ्जी मायने तो काइंड के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम्बल हैप्पीनेस, काइंड हैप्पीनेस, क्या मुराद? मतलब
वेरी लिटिल लिटिल हैप्पीनेस, जहां पे छोटी छोटी खुशियां भी, हम्बल हैप्पीनेस, हम्बल के मायने तो लफ्जी काइंड के होते हैं, ठीक है, आज के सारी के भी होते हैं, लेकिन यहां हम्बल जो रेफरेंस दे रहा है वेरी लिटिल, बहुत छोटी छोटी खुशियां, मामूली सी खुशियां, हम्बल के मायने समझ लिए मामूली सी खुशियां, बड़ी मामूली सी खुशियां भी जो होती थी, हैप्पीनेस, एंड डेयर्ड ई सीन, एंड डेयर्ड ई सीन, डेयर देखें, डेयर से एंड डेयर, ये वर्ड है डेयर, यहां लिख देता DEAR, डेयर, ये बेटा डेयर टू मी, ठीक है, ये इसको जब वर्ब बनाएंगे तो EN लगाएंगे, एंड डेयर मतलब प्यारा लगना, डेयर माने प्यारा, एंड डेयर माने प्यारा लगना, ठीक है, इसी में सेकंड फॉर्म बनाना तो ये एंड डेयर्ड हो जाएगा, मीन्स एंड डेयर्ड ई सीन, यानी तेरा हर मंजर, खेल की एक्टिविटी का हर मंजर, स्पोर्ट्स का हर मंजर, तेरी इस हरियाली का हर मंजर, एक एक चप्पा चप्पा जिसे हम कहते हैं, एवरी इंच अ बिट अ पिच, ओके, ये क्या है, ये मजा देता था हमें, जिसमें हम एंडेड हो जाते थे, बड़ी खुशियां देता था, छोटी छोटी खुशियां हमें बहुत खुश कर देती थी, हम्बल हैप्पीनेस, एंडेड हैप्पीनेस खुशी, एंडेड खुश करना, खुशियां खुश करना, क्या सेन है या सेंस है, यहां पर जरा देखिए, हैप्पीनेस के मायने भी खुशी के हैं, एंडियर्ड के मायने भी खुश करने के हैं, यानी मींस रिजॉइस कर देना, तेरी हर खुशी हमें बहुत रिजॉइस कर देती थी, ई सीन हर मंजर, खेल का हो या तेरी किसी भी जगह का, ये हमें बहुत ज्यादा रिजॉइस करता था, he was thinking his past experience, is means nostalgic approach है, nostalgic का मतलब previous past, अब उसे सारा अपना माजी याद आ रहा है और अपने प्रीवियस को वो सोच रहा है, और देखिए उसकी फीलिंग्स क्या है, आप जहां आपने अपना बचपन गुजारा हो जरा सोचें, और फिर बचपन चंद साल वहां गुजारे खेले कूदे, और फिर उसके बाद आप कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, या गांव में अगर आप रहते थे तो शहर आ गए और काफी अरसा हो गया आप गांव नहीं गए, आपको वो गांव याद आता है, जब आप उस गांव जाते हैं तो आपको अपना बचपन याद आ जाता होगा, यहाँ खेलते थे हम, यहाँ ऐसे भागते थे हम, ये दरख्तों से पत्ते तोड़ लिया करते थे, फल तोड़ते थे, ऐसे चढ़ जाते थे, ऐसे झूला झूलते थे, इस तरह नदी से पानी पीते थे, क्या मंजर होता है, जब ये मंजर याद आता है मेरे बच्चे तो एक फीलिंग्स आ जाती है, इससे भी अपना वो बचपन वो मंजर याद आ रहा है, और कह रहा है कि छोटी छोटी खुशियां भी हमें बहुत खुशियां देती थी, हम एंडियर्ड ई से हर मंजर हमें खुश कर दिया करता था, और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहता है हाउ ऑफन, अगेन हाउ ऑफन आई पॉज्ड ऑन एवरी चार्म, पॉज्ड ये पास नहीं है, पॉज्ड है, बुक में भी देख लीजिए पॉज्ड है, हाँ, हाउ ऑफन पॉज्ड है, PAUSED पॉज्ड, लाइन नंबर ये 9 है, ये लाइन नंबर 8 थी, ये लाइन नंबर 9 है, ठीक है, एंड लाइन 10, लाइन 11, लाइन 12, ठीक है, ये आज हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ओके, we have done, now we are doing this one, how often have I paused on every charm, अब देखिए पॉज के मायने स्टे के होते हैं, रुक जाना, गैप आ जाना, पॉज आ जाना, ठीक है, वो क्या कह रहा है इसमें कि ऑन एवरी चार्म, हर मंजर जो था, हर खुशी, चार्म्स बोलते हैं ब्यूटी को, चार्म्स बोलते हैं यहाँ पे BEAUTY, ब्यूटी, ब्यूटी, हैप्पीनेस, खुशी, ठीक है, न जाने कितनी मर्तबा आई पॉज्ड ऑन एवरी चार्म्स, हर खुशी, हर कंफर्ट, ना जाने कितने मैंने गुजारे, मैंने यहाँ पर स्टे किए हैं, पॉज्ड किए हैं, रहा हूं इन खुशियों में, ना जाने मैंने कितना वक्त गुजारा है, ये कितनी खुशियां मुझ पे आई हैं, और चार्म, ये एवरी चार्म, इसका हर हर खुशी, हर एक चीज क्या करती थी, कंफर्ट देती थी, इसकी अलग दिलकशी होती थी, चार्म्स के मायने दिलकशी के भी होते हैं, जो ऐसी चीज जो दिल को कशिश करे, ऐसी ब्यूटी, एंड द शेल्टर्ड कॉर्ड, अब क्या कहता है, चार्म ऑन एवरी चार्म द शेल्टर्ड कॉर्ड, ये शेल्टर्ड जो यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, शेल्टर्ड कॉर्ड, शेल्टर्ड बोलते हैं यानी
हम ये कह सकते हैं कि ऐसी जगह जहां पे इंसान को यानी स्टे कर सकता है, जैसे घर, कटेज, झोपड़ियां, वो शेल्टर होती हैं, ठीक है। शेल्टर कहने उर्दू में पनाह गाह को भी कहते हैं, मतलब सर छुपाने की जगह को भी कहते हैं। यहाँ पर शेल्टर्ड कोट यानी कोट जो एक कटेज है, शॉर्ट फॉर्म है COTTAG, कटेज। कटेज का मतलब झोपड़ियां होती हैं, हट्स जिसे हम कहते हैं HUTS, हट्स। अब शेल्टर्ड हट समझ लीजिए, किसानों की जो झोपड़ियां होती थी, शेल्टर्ड कॉट द कल्टीवेटेड फॉर्म। अब ये डिफाइन कर रहा है उस लैंड को, क्या कह रहा है, द शेल्टर्ड कॉट यानी वो किसानों की झोपड़ियां जिसमें वो रहा करते थे, स्टे करते थे। शेल्टर था उनका, घर था, हाउस था। द कल्टीवेटेड फॉर्म, कल्टीवेटेड फॉर्म, कल्टीवेट जानते हैं, कल्टीवेट फसल को कहते हैं, कल्टीवेशन फसल काटना, फसल लग जाए तो कल्टीवेटेड होती है, तो कहते हैं कल्टीवेटेड फॉर्म। और सामने कैसे फॉर्म होते थे, खेत जो होते थे बड़ी बड़ी घास उसमें लगी हुई होती थी, और वो हम उसमें खूब एंजॉय करते थे। फॉर्म यहाँ पर फील्ड है, कल्टीवेटेड फॉर्म एक हरा भरा लगा हुआ दरख्त, वो होता था फसलों से भरा, यानी फसलें आई हुई होती थी, ऊंची ऊंची फसलों में हम अंदर घुस जाया करते थे, खेलते थे। कॉट उन झोपड़ियों में, किसानों की झोपड़ियों में घुस जाते थे, वहां एंजॉय करते थे, वहां से निकल गए। जैसे आप देखते हैं अब तो वो गेम खेल रहे नहीं। पहले ये होता था कि जब हम भी छोटे थे तो उस वक्त भी होता था कि जब लाइट चली जाए थी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होते थे, तो हम खेल खेला करते थे, छुपन छुपाई खेलते थे। एक उसमें हम किसी अपने मोहल्ले में किसी खाला चाची ताया जो उनके घर में छुप जाते थे। अगर इतना प्यारा माहौल था मेरे बच्चों कि उस वक्त बस यकीन करें कि इतना प्यारा माहौल था कि पूरा मोहल्ला जो था वो एक घर की मानंद होता था। बच्चे इधर से उधर दूसरे घरों में भी चला, कोई उन्हें डांटता नहीं था, कोई उन्हें मारता नहीं था, बल्कि उन्हें समझाते थे। हम बड़ी बेधड़क घुस जाया करते थे दूसरे अपने खाला चाची ताया के घरों में, कोई नहीं मानता था, कोई नहीं डांटता था। यहाँ पे भी ऐसे ही है, क्या कह रहा, हम बच्चे होते थे, उनकी शेल्टर्ड कॉट जो होती थी यानी झोपड़ियां, उनमें घुस जाते थे, खेलते थे, वहां से पीछे से निकल कर फॉर्म में चले जाते थे। क्या एंजॉयमेंट थी, ये सब बयान कर रहा है दी नेवर फेलिंग ब्रूक। और अब जो आ रहा है एक और ब्यूटी डिफाइन कर रहा है, कहता है उस गांव की नेवर फेलिंग। फेल का मतलब खत्म हो जाना, रुक जाना, नाकामयाबी, जिसे हम कहते हैं फेल हो जाना, यानी मतलब यहां पर ये मीनिंग नहीं है। नेवर फेलिंग कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना रुकने वाला, जिसको हम कह सकते हैं नेवर सीज, CEASI, नेवर सीजिंग। नेवर सीजिंग कभी ना खत्म होने वाली, NEV, नेवर सीजिंग ब्रूक। ब्रूक बोलते हैं स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम जानते हैं, पानी का चश्मा होता है एक, जो आप आंख पे लगाते हैं उसे भी उर्दू में चश्मा कहते हैं। लेकिन पानी जो नहर की माने, नदी की माने बह रहा होता है उसे भी चश्मा कहते हैं, जो अक्सर पहाड़ों से निकलता है उसे चश्मा कहते हैं। कहते हैं द नेवर फेलिंग ब्रूक, ब्रूक पानी का चश्मा है, कभी ना रुकने वाला, खत्म होने वाला, कभी ना खुश्क होने वाला, ऐसा बहता हुआ पानी का चश्मा होता था। और इतना ठंडा पानी होता है ना इसका। आप कभी गर्मियों के मौसम में ऐसी जगह जाएं, सवात, मरी, एबटाबाद, कागान, कश्मीर, वहां जाएं तो आप देखें कितने नेचुरल सीन यू विल फाइंड ओवर देयर। तो ये कह रहा है हमारे गांव में भी ऐसा ही एक चश्मा था जो कभी ना खत्म होने वाला था। कह रहा यानी नेवर सीजिंग का मुराद इसकी है कि बरसों से, बरस से वो इसे देखते चले आ रहे थे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिज विलेज एंड दी बिजी मिल। और दूसरी चीज बता रहा है बिजी मिल। अब देखिए अक्सर ब्रूक, स्ट्रीम, रिवर, इनके साथ विलेज में जो कॉम्बिनेशन, जो रेफरेंस दिया जा रहा होता है, मिल का दिया जा रहा होता है। आप देखिए, आपने 9th क्लास में सिंध बोर्ड से मैट्रिक किया है तो 9th क्लास में द मिलर ऑफ द डी के नाम से एक पोएम है, द मिलर ऑफ द डी, दरिया डी है वो, रिवर डी जो है उसका नाम है रिवर डी। उसमें मिलर कहा है, मिलर कहते हैं मिल चलाने वाले को। और मिल किसे कहते हैं, याद रखिए, मिल का मतलब
ये नहीं होता फैक्ट्रीज वगैरह। यहाँ जो गांव में मिल की मीनिंग लिए जाते हैं गांव की सेंस में, इसके जो मीनिंग होते हैं बेटा, इसके मीनिंग होते हैं चक्की, जिस पे हम गंदम पीसते हैं, कॉर्न, मकई, अनाज दाना जिस पे पीसा जाता है उसको कॉर्न कहा जाता है मिल। और ये कैसे चलती है, ये यूं होती है, पंचक्की की मानंद होती है। देखो सपोज मैं एक बनाकर यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, ये सपोज इस तरह होती है, इसके ऐसे पंखड़ियां होती है सपोज, ठीक है ना, आपने देखा होगा अक्सर यहाँ इस तरह की कुछ होती है, ठीक है। और ये जो होती है ना इसके, अब इसमें ये पानी से जो होती है ना, इसमें दरिया का पानी सपोज ऐसे आ रहा होता है, ठीक है, ये इस तरह पानी गिर रहा होता है इसमें, ठीक है, ऊपर। अब जब ये इस पे गिरता है ना पानी, तो इसकी पंखड़ियां नहीं घूमती है, इधर चाहे तो इधर घूमे, इससे जो ये मूव होती है, तो यहाँ इससे जो एक वायर लगा हुआ था नीचे, और इधर समझ लो एक तरह से चक्की होती है जिसपे ये पीस रहा होता है। तो अब देखिए ये यूं घूमती है, इससे करंट जनरेट होता है, प्रेशर जनरेट होता है, जिससे वो चीज नीचे मूव कर रही होती है, तो वो चक्की चल रही होती है और इस पे पानी गिर रहा होता है, तो इनका कॉम्बिनेशन होता है। कहते हैं कि नेवर फेलिंग ब्रूक दी बिजी मिल, बिजी मिल हमेशा मसरूफ रहने वाली वो चक्की। अब देखिए यहां से रेफरेंस क्या है, हमेशा मसरूफ रहने, मतलब उस चक्की पे मेहनत कश हुआ करते थे, वो कॉर्न जो होता है, आटा जो होता है या फ्लावर जो होता है, उसे वो ग्राइंड किया करते थे उस पे, और वो उस पे पिसता था, मतलब ये काम चलता रहता था। रेफरेंस है यहाँ पर कि गांव में जो अनाज पैदा करते थे किसान, उसको हम यहाँ पर पिसवाते थे और हम इंजॉय करते थे, कितना अच्छा मंजर होता था। कहते हैं ये दोनों जो है गांव की एक बड़ी खूबसूरती है और सोर्स ऑफ क्या है, लाइफ है, सोर्स ऑफ लाइफ। वाटर इज द सोर्स ऑफ लाइफ एंड द मिल इज द सोर्स ऑफ लाइफ। कैसे वो कॉर्न उस पे ग्राइंड करते थे तो तब ये होता था। एक बात बताता चलूं, अक्सर लोग आपने दुकानों पे देखा होगा कि लिखा हुआ होता है आटा पीसने की चक्की। देखिए अक्सर दुकानों पे आपने देखा होगा आटा पीसने की चक्की लिखा हुआ होता है। बेटा ये बिल्कुल गलत है उर्दू की रोशन। क्यों? मेरे बच्चे, आटा तो होता ही पिसा हुआ है, आटा पीसने की चक्की, अरे भाई आटा जब वो बन गया, आटा, आटा पाउडर को ही तो कहते हैं भाई, पाउडर, ग्राइंडिंग, जो ग्राउंड हो जाए चीज, वही तो पाउडर है भाई, पाउडर को तो आटा कहते हैं। वो गंदम जो होता है उसे पीस कर जब पीसते हैं, जब पिस गया तो वो आटा हो गया। तो मेरे बच्चे, आटा पीसने की चक्की, यार आटा चक्की कह दो तो समझ आता है, आटा पीसने की। अनाज चक्की, यार अनाज पीसा जाता है, दाना अनाज उसे पीसते हैं यार, आटा पीसने की चक्की। अजीब अजीब उर्दू हमारी है, लेकिन हमारा टॉपिक अभी उर्दू नहीं है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश पे फोकस कीजिए। तो क्या कह रहा है, द डिसेंट चर्च दैट टॉप द नेबरिंग, द डिसेंट चर्च। देखिए एडजेक्टिव कितने प्यारे प्यारे एडजेक्टिव लगा, डिसेंट चर्च। चर्च इज अ रिलीजियस बिल्डिंग है इनकी, RELIGIOUS, रिलीजियस, BUILDING बिल्डिंग। जैसे हमारे यहाँ मस्जिद होती है, इसी तरह इनके चर्च होता है, एक इबादत गाह जिसे कहते हैं। द डिसेंट चर्च दैट टॉप द नेबरिंग, एक प्यारा सा चर्च, डिसेंट चर्च। अब देखिए इन्होंने इसमें अपनी इबादत गाह का भी जिक्र किया। कहता है वो एक प्यारा खूबसूरत सा चर्च होता था, जो दैट टॉप, जो बहुत बुलंदी पर था, यानी पहाड़ पर, और ऑन द हिल, एक हिल पर था, दैट नेबरिंग, एक ऐसी हिल पर था जहां पर बीच में दिस साइड एंड दैट साइड, दोनों नेबरिंग के करीब के जो गांव थे वो वहां आकर इबादत किया करते थे। एक बड़ा सा चर्च होता था, वो भी टॉप पर होता था, दूर से बड़ा खूबसूरत नजर आता था, बुलंदी पर होता था। देखिए बुलंदी पे यहाँ पे कई सेंस ले सकते हैं आप। मैं जो समझता हूँ कि इबादत है, इबादत गाह है, तो इन्होंने उसको बुलंदी का सेंस दिया है, यानी आला, अरफा, बड़ा, अफजल, अफजलियत, इसलिए उसको टॉप ऑफ द हिल कहा उसने। वो हिल पे ऊपर, आगे और भी सेंस हो सकती है, मेरी अपनी पॉइंट है, कोई जरूरी नहीं कि यही हो, लेकिन मेरी सेंस है। अब देखिए अजमत दी है उसको, द डिसेंट चर्च दैट टॉप द नेबरिंग,
जो करीब ही इर्द गिर्द के जितने भी थे उनके सबसे ऊपर पहाड़ी पर था, और उससे तमाम गांव वाले वहां आते थे, इबादत करते थे। अब ये इसने यहाँ पर जो डिफाइन किया है इसमें इसने अपनी खुशियां डिफाइन की हैं, ब्यूटी ऑफ द विलेज डिफाइन किए। द फर्स्ट स्टेंजा इज कंप्लीटेड हियर। इसकी वही राइमिंग स्कीम फिर बता दूं, वहां पे हम थे ए बी बी सी सी डी डी ई डी डी तक थे, ए हाँ ए बी बी और सी सी। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन है, अब ये ग्रीन ए वाली से नहीं मिल रहा, तो डी के बाद ई आ जाएगा, ठीक है, ए बी बी सी सी तीन थी, या डी आ जाएगा, ठीक है, डी ग्रीन। अब ये देखिए डी 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 आ गया, ठीक है, ग्रीन और सीन। अब ये पिछले राइमिंग से नहीं मिल रहा इसलिए चेंज हो गया, ग्रीन और सीन। अब देखिए चाम, डी के बाद ई आ गया, चाम एंड फॉर्म, ई आ गया। मिल, ए बी सी डी ई एफ आ गया, एफ और ये भी एफ। सॉरी, मिल एंड नेबरिंग, एक लाइन मिसिंग हो गई है कहीं, 1 2 3 4 5 6 नहीं, ओके, बिजी मिल एंड नेबरिंग। ओके, अब देखिए ये इसमें मैं बुक में एक मर्तबा और देख रहा हूँ, बिजी मिल एंड नेबरिंग, सही है, मिल नेबरिंग, ये थोड़ी सी साउंड मिलती जुलती है। अब ये इसमें इसकी राइमिंग, इसकी डी डी ई और एफ एफ बी एस की राइमिंग है। ओके, ये उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन लाइन नंबर 7 to 12 इंशाल्लाह समझ आ गई होगी आपको। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज, फी अमान।